बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। मत करो, उससे टाइम वेस्ट होता है। कई बार वहां पर स्क्वायर रूट वगैरह निकालना होगा तो वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा, आंसर तब भी बिल्कुल आएगा लेकिन टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग करेक्ट आंसर, इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन टाइम एज वेल। इसीलिए मैंने इसमें रखा है, तुम्हें खुद दिख जाएगा, अभी तुम बने रहो सेशन में, ठीक है। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to do quadratic equations as per ICSE Grade 10 syllabus. तो ICSE Grade 10 syllabus के हिसाब से quadratic equations करेंगे और जो जो important type के questions हैं उनको cover करते हैं। तो चलो जल्दी से revise करते हैं कि quadratic equations क्या है, सबको पता है। यानी कोई भी equation अगर इस form की हो, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर एक चीज आप समझो कि a 0 नहीं हो सकता, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 ले लोगे तो इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म तो चला जाएगा, तब वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे रैशनल हो या इर्रेशनल हो। अच्छा, एक चीज और कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता, वो बाद में पढ़ोगे ग्रेड 10 के बाद। तो हमारे ग्रेड 10 तक के सिलेबस में हमें बस रियल नंबर्स कोएफिशिएंट होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, अगर कुछ मेंशन्ड ना हो तो ऑब्वियसली वेरिएबल को तुम एक्स ही समझोगे। वाई भी हो सकता है कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इसके होते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशंस बोलो, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, चाहे रूट्स बोलो या फिर सॉल्यूशंस बोलो, एक ही बात है, सही है। मैक्सिमम इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर होता है, 1 वेरिएबल, तब इसका एक ही रूट हो सकता है। यहां पर देखो 7/2 हो रहा है। वैसे ही अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ये है, तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हमें रियल रूट्स के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। वैसे एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें सिर्फ 2 तरीकों से ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, उसके रूट्स कैसे निकालें। तो एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हो, या फिर श्रीधराचार्याज रूल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के लिए देखो एक ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने रख दिया है, आपको ऑब्वियसली पता होगा, काइंड ऑफ रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं। तो जानकर मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन नहीं लिया, थोड़ा सा इसमें देखो समझो। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए, स्प्लिट करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो मिडिल कोएफिशिएंट है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो है -22। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो। ऐसे ही तो करते हैं, 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो। अब देखो यहां पर तुम ओरली नहीं सोच पाओगे, अगर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो उसको करना पड़ता है। जैसे यहां पर देखो, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तब तुम्हें वैसे 2 नंबर्स दिख जाएंगे जिनका प्रोडक्ट ये है और सम ये है। तो फैक्टराइजेशन करो, देखो माइनस तो यहां पर है ही। अब 8 के जगह पे तुम 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 लिख सकते हो, और 21 के जगह पे 3 7 ज़र 21 लिख सकते हो। अब यहीं से 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम ये हो, क्योंकि देखो अगर यहां से तुम 2 फैक्टर्स ले लोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट तो यही होगा, तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। तुम्हें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम ये होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखो, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो तुम्हें दिख जाएगा। जैसे मैंने किया है पहले ये क्वेश्चन, तो मुझे दिख रहा, देखो जैसे ये देखो 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28 और 2 3 ज़र 6। तो क्या हम इसको -28 + 6 लिख सकते हैं? अब ये दोनों नंबर्स आए कहां से? यहीं से तो आए थे। अब तुम बोलोगे सर मैं एक बार में कैसे समझ पाऊंगा, तो एक बार में तुम नहीं समझ पाओगे। वो फैक्टराइजेशन मतलब वो तुम्हें 2-3 बार देखना होगा कि कौन सा काम कर रहा है। मान लो पहले तुम सोचोगे कि अच्छा
चलो मैं 2 2 ज़र 4 कर लूं और 2 3 ज़र 6 7 ज़र 42 कर लूं, तो काम नहीं कर रहा है। 4 और 42 उनका सम ये थोड़ी होगा। फिर मान लो तुम सोचोगे कि चलो सर मैं 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 कर लूं और 3 7 ज़र 21 कर लूं, तो 21 और 8 भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि 22 नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही करके आपको देखना है। तो यहां पर देखो 28 -28 और 6 आ रहा है, इनका सम ये है और प्रोडक्ट ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि यहीं से तो हमें ये फैक्टर्स मिले। समझ गए? तो बस यहां पर करो। अब देखो इस चीज को क्या कर सकते हैं, 8x स्क्वायर और -22x को -28x प्लस 6x, -28x प्लस 6x और फिर यहां पे देखो -21 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में से तुम 4x कॉमन ले सकते हो तो 2x माइनस 7 बचेगा और सेकंड ग्रुप में से तुम 3 कॉमन ले सकते हो, करेक्ट? तो देखो फिर से 2x माइनस 7 बचेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे ही करते हैं, सबको पता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से 2x माइनस 7 फिर से कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 7 कॉमन आ गया और फिर क्या बच रहा है, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 7/2 और एक बार इसको 0 पुट करोगे तो -3/4, यानी 7/2 और -3/4 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल आपको आना चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। मत करो, उससे टाइम वेस्ट होता है। कई बार वहां पर स्क्वायर रूट वगैरह निकालना होगा तो वो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन जरूरी थोड़ी है कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो, कई बार आइडेंटिटीज से भी तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुम्हें रूट्स निकालने हो, एंड ऑब्वियसली देखो यहां पर मेंशन्ड नहीं है तो यहां पर वेरिएबल x ही है अनडाउटेडली। तो देखो ये आइडेंटिटीज में फिक्स्ड है ये क्वेश्चन। अगर तुम इस चीज को देखो और फिर इसको अलग से देखो तो ये वाली चीज क्या, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको तुम 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हो, फिर a⁴ को a² का होल स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, और फिर इस चीज को कैसे लिख सकते हो, -2 × 2x मल्टीप्लाइड बाय a², बिल्कुल कर सकते हो। अब b⁴ को b² का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब तुम इस चीज को देखो, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो 2x का होल स्क्वायर और a² का होल स्क्वायर और -2 × 2x × a²। तो यहां पर मान सकते हो, बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं कि p - q दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर यहां तो p और q है ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, कंपैरिजन के लिए कि p - q दी होल स्क्वायर क्या होता है, p² + q² - 2pq। तो वैसा ही तो है ये 2x का स्क्वायर a² का स्क्वायर और -2 × 2x × a²। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2x - a² का होल स्क्वायर, सही है। और फिर यहां पर देखो ये b² का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये p² - q² आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहां पर? p² - q² क्या होता है, p + q p - q, यानी कि 2x - a² + b² कर दो मल्टीप्लाइड बाय 2x - a² - b² कर दो दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स यहां से कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली एक बार इसको अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे इस चीज को तो x की वैल्यू क्या आएगी, a² - b² 2 और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी a² + b² 2। तो यही दो रूट्स हो गए। अगर इनको कंबाइन करके तुम्हें लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, a² ± b² 2। तो यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। देखो मैंने एक भी फालतू सवाल लिया नहीं है। फालतू मतलब मैं ये मत सोचना कि मैं कोई किसी सवाल को ऐसे बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ऑब्वियसली आपको आने चाहिए। मैंने इसीलिए कुछ ट्रिकी टाइप के सवाल लिए कि अगर आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो इसीलिए मैंने उस टाइप के सवाल ही इंक्लूड किए हैं ज्यादातर। ठीक है, एंड आई होप दिस इज क्लियर। चलो
अब कभी कभी देखो ये स्पेशल केस टाइप का, इस टाइप का प्रॉब्लम भी तुम देखोगे स्पेसिमेन क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या जो और आईसीएसई ग्रेड 10 की जो 2-3 जो बुक्स करते हो उनमें तुम इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लोगे। ये स्पेशल केस टाइप है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखने में तो पहली बात ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर ट्रिक है इसको सिंप्लीफाई करने के तरीके में, ठीक है। यानी कि अगर तुम सोचोगे यहां पर एलसीएम वगैरह निकाल लूं और फिर वो काम करूं तो बहुत टाइम लगेगा। आंसर तब भी बिल्कुल आएगा लेकिन टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग करेक्ट आंसर, इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन टाइम एज वेल। टाइम पे भी तो आना चाहिए, जल्दी से भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ट्रिक ये है कि देखो ऑब्वियसली यहां पर वेरिएबल लिखा नहीं है तो एक्स ही वेरिएबल है, ए और बी को यहां पर आप वेरिएबल नहीं समझ रहे हो, उन्हें कॉन्स्टेंट्स मान रहे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वेरिएबल वाला जो टर्म है वो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और फिर इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये देखो क्या है, 1/a + b + 2x माइनस 1/2x आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो हमारे पास ये बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, a + b/ab आएगा। सही है भाई। अब देखो वही चीज है, जब इनकी वैल्यू नहीं पता है तो एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो करोगे। तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2ax + 2bx + 4x², ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये इधर आएगा देखो तो 2x माइनस ये चीजें इधर आएंगी तो -a - b - 2x, और ये किस चीज के इक्वल है, a + b/ab के इक्वल है, देखो, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहां से अगर -1 कॉमन लोगे, यहां भी a + b है, -1 अगर कॉमन लोगे तो a + b ही बचेगा यहां पर, है ना। तो इस a + b को ऐसे कैंसिल कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, है ना, सही है। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आएगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, तो ये तुम्हारा 4x² + 2bx + 2ax है, ठीक है। अब दूसरी तरफ -ab था तो वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो +ab होगा, दैट इज इक्वल टू 0, बस हो गया। अब तुम्हारे पास दो ग्रुप्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। अब इसमें से तुम 2x कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा, 2x + b, और इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा, 2x + b, दैट इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहां पर तुम 2x + b कॉमन ले सकते हो, यहां लिख देता हूं, देखो 2x + b यहां से तुम कॉमन ले सकते हो एंड यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 2x + a, 2x + a यहां पर बचेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या हो गए बताओ, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करो, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो -a/2 और -b/2। तो देखो अगर इसको सिंप्लीफाई जनरली भी करते, जनरल तरीके से, तो भी यही आंसर आता, बस टाइम लगता। तो मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो रिवाइज करो, उसके बाद तुम इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ ही सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। सो -a/2 एंड -b/2 आर द रूट्स और द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब आता है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तुम्हें जिसे तुम श्रीधराचार्याज रूल या फिर श्रीधराचार्याज फॉर्मूला भी बोलते हो, ठीक है। तो एक बेसिक सा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो कि x² + x - 1 ले लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हर बार तुम फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे, मसला ये है। तो जब तुम फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे तो उस केस में क्या करते हैं, वैसे ही केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करें। कर तुम कहीं पे भी सकते हो, लेकिन अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइजेशन से ही करो, वो बेटर है, जल्दी होता उससे। अब यहां पर ये हो ही नहीं रहा तो यहां पर कैसे करें। पहली बात तो यहां पर देखो, अगर इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² + bx + c से, तो a यहां पर 1 है, b 1 है और c -1 है। तो फिर आप क्या निकालते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हो विच इज इक्वल टू b² - 4ac। अब ये कहां से आ रहा है वो एक अलग लॉजिक है, वो उसको प्रूव करना पड़ता है, तो प्रूफ हम यहां पर नहीं देख रहे, वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो b² - 4ac यानी 1² - 4
a यहां पर क्या है 1 है और c यहां पर क्या है -1 है। तो ये क्या हो गया देखो 1 + 4 5 हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा हो गया 5। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स क्या होते हैं, रूट्स x = -b ± √d/2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे वैल्यूज को बस प्लग इन आपको कर देना है, तो यानी -1 ± √d यहां पर क्या है 5/2a यानी 2 × 1। तो इसके दो रूट्स क्या हो गए बताओ, एक रूट हो गया √5 - 1/2 और दूसरा रूट क्या हो गया -√5 - 1/2। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो, सही है। अब देखना आईसीएसई ग्रेड 10 सिलेबस में वो एक थोड़ा सा दूसरा टाइप का वो क्वेश्चन दे देते हैं कि वो उन्होंने बोल दिया कि रूट्स निकाल दो और फिर बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रूट्स अप टिल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं ना। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, आपको पता है कि √5 की वैल्यू क्या है, नहीं पता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर क्लास 8 में तुमने पढ़ा है तो वो यूज करते हो, है ना। ये 2 2 4 हो जाता है और फिर आपके पास आएगा 1 और फिर इनको ऐड करके ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर तुम डॉट लगाओगे तो 2 जीरोज आते हैं, मतलब डेसिमल, डॉट नहीं है वो, डेसिमल लगाओगे तो 2 जीरोज आते हैं। तो उसी तरीके से करना होता। अब देखो ये 4 है तो यहां पर एक ऐसा डिजिट चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करो कि सच दैट 100 इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड। तो यहां पर 3 रख दोगे तो वो 100 से ज्यादा होगा, 43 × 3 100 से ज्यादा होगा। तो 42 × 2 जो है यहां पे सही काम करेगा क्योंकि ये 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स अगर करोगे तो 84 यहां पर आ रहा, और ये देखो तुम्हारा आ रहा 16 और यहां पे भी देखो आ जाएगा 2। इसको चेक कर लो, है ना। तो ये तुम्हारा आएगा 44, एक बार इसको चेक कर लो। तो इसी तरीके से तुम कर सकते हो, अगर ये देखो सही है कि नहीं, 2 2 4 सही है, 1 आया था और ये तुम्हारा 4 आया, तो 42 × 2 ही सही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर 2.2, अगर मैं 1 ही प्लेस ऑफ डेसिमल की वैल्यू की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 है ये, ठीक है। तो ये दो रूट्स तुम्हारे पास ये हो गए, बाकी और भी प्लेसेस ऑफ डेसिमल तुम निकाल सकते हो, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना पता होगा। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू 2.2 - 1 करोगे तो 1.2/6 क्या होगा, 1.2/2 0.6, और यहां क्या आएगा -3.2/2, ये तुम्हारा आएगा -1.6। तो ये अगर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक पूछ लिया तो ये आ गया। अच्छा ये अप्रोक्सीमेट रूट है, एग्जैक्ट रूट तो तुम ला ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुम स्क्वायर रूट ऑफ 5 एग्जैक्टली ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी, तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू तो ला ही नहीं सकते, अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हो, चाहे 2 प्लेस पूछ लो 3 प्लेस पूछ लो, इट डिपेंड्स, है ना। तो इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर पूछा तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। इसीलिए मैंने बता दिया कि पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे एक आधा इस टाइप का क्वेश्चन भी जो देखने को मिला है आईसीएसई के, जो है आईसीएसई ग्रेड 10 में इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया तो चलो इसको करते हैं। जैसे यहां लिखा है कि 2/3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और 1 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अच्छा, अब किसी इक्वेशन को का सोल्यूशन होने का क्या मतलब होता है कि 2/3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर x के जगह पे 2/3 लिखें, यानी m, और x के जगह पे 2/3 तुम यहां रखो, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है n × 2/3 प्लस 6 = 0, ये हो जाएगा सेटिस्फाई करने का मतलब। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये देखो तुम्हारा 4m/9 होगा और फिर यहां से देखो 2n/3 हो जाएगा, सही है, एंड दैट इज इक्वल टू -6 कर दो, है ना। इक्वेशंस बना लेते हैं, तो देखो एलसीएम अगर करोगे डिनोमिनेटर्स का तो 9 ही होगा, सही है। तो यहां पे आएगा 4m, 3 3 9 होता है और 3 2 6 होएगा, तो 6n। इसको चेक करो सही है कि नहीं है, सही है, दैट इज इक्वल टू -6 हो रहा है, सही है बिल्कुल। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 4m + 6n दैट इज इक्वल टू -9 6 54। अब एक काम करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 2m + 3n इज इक्वल टू -27। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सही है। अब यहां पर क्या लिखा है कि
1 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी कि अगर हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, n इंटू 1 भी n ही होगा। तो ये तुम्हारे पास आएगा m प्लस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही तो आने वाला है यहां से, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मान लो मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं कि यहां पर n के जगह पे मान लो मैं -m-6 ले लेता हूं और फिर यहां पर पुट कर दूं, तो कैसे होगा? ये तुम्हारा होगा 2m प्लस 3 इंटू n के जगह पे -m-6 पुट करा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -27। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये 2m माइनस 3m क्या होगा? -m हो जाएगा, बिल्कुल -m होगा, सही है। अब ये देखो -18 है एंड दैट इज इक्वल टू -27। तो यहां से क्या आएगा? -m की वैल्यू आएगी, ये इधर अगर जाएगा तो -27 प्लस 18 क्या होगा? -9। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 9। कैलकुलेशन वगैरह चेक करो। तो n की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? -9 -6 यानी -15। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू -15 आर दी वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, इट्स ऑल योर चॉइस। और फिर मैं एक चीज बार बार इसीलिए बोल सकता हूं कि हो सकता है मैं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं, तो इसीलिए तुम उसको चेक कर सकते हो, है ना। वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो ही सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी बात है कि अगर जब आपका बोर्ड एग्जाम है तो आप गलत नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स एक दो कर लेते हैं थोड़े बहुत, उसमें भी मैंने कोशिश किया कि एकदम बेसिक वाले वर्ड प्रॉब्लम्स ना लाऊं। क्यों? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो हम ऑन द इन्फिनिटी लर्न ग्रेड 10 ICSE सेशंस हम लोग जो ले रहे हैं, तो उसमें कोशिश मैं यही करूंगा कि मैं वो चीजें लाऊं जो थोड़ी बहुत ट्रिकी हैं तुम्हारे लिए, नॉर्मल से अलग हैं। जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो तो है ही, वो तो मैं इंक्लूड करूंगा ही। उसके अलावा भी जो थोड़े बहुत जैसे ट्रिकी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो कोशिश की है इस सेशन में तुम्हें और दिखेगा, क्योंकि इसके पहले जो सेशंस मैंने डाले हैं वो फिर थोड़े से इतने फर्स्ट तुम्हारा वो है पोर्शन है सिलेबस का ना, कमर्शियल मैथमेटिक्स, तो उसमें ज्यादा है नहीं, है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी चीज है कि इसमें है चीजें, इसीलिए मैंने इसमें रखा है, तुम्हें खुद दिख जाएगा, अभी तुम बने रहो सेशन में, ठीक है। जैसे देखो, a train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. So find the original speed of the train. So मान लो original speed of the train is x km per hour. अब देखो ये चीज बोलने वाली बात है ही नहीं कि जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। हो सकता है मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो बस मेथड्स एंड लॉजिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, टाइम भी बचाना है ना। अब मैं हर चीज लिखूंगा तो फिर मुझे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना तुम्हें एग्जाम में लगेगा, हो सकता थोड़ा सा पहले कर दूं। तो वही चीज है, वो चीजें आपको लिखना है कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर बात समझो, ट्रैवल करना है कितना? 360 किलोमीटर। तो अब यहां पर लिखा है कि जब 360 किलोमीटर को तुम x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करोगे तो इतना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन तुम अगर 360 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से ट्रैवल करो, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड हो जाए, द न्यू स्पीड, तो ये टाइम कम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम से ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, दिस माइनस दिस करोगे, क्या यही चीज 48 मिनट्स आएगा? यहां पर 48 मिनट्स लेस लिखा है। अब मिनट्स है तो उसको भी आवर में चेंज करना होगा, तो 48 मिनट्स है तो इसको आवर में चेंज करोगे तो 48 अपॉन 60 करोगे तो ये 4/5 आ रहा होगा, है ना। 12 4s are 48, 12 5s are 60। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4/5। कोई दिक्कत इसमें? यही इक्वेशन, इसमें कोई मसला ही नहीं। अब इसमें क्या है? सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। यहां पर एलसीएम क्या होगा आपको नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो x² + 5x। तो ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? 360x + 360 × 5 हो जाएगा, और फिर यहां क्या आएगा? -360x।
360x, और ये किस चीज के इक्वल है? देखो 4/5 के इक्वल है। सही है। तो यहां से देखो ये जो चीज है ये दिस विल बी कैंसल्ड आउट। अब एक चीज देखना ध्यान से, क्या है कि अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो x² + 5x तो आएगा ही, और ये वाली चीज देखो दैट इज इक्वल टू 360 × 5 तो है यहां पर, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइड होगा, देखो इंटू 5/4। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, तो 4 9s are 36 आ गया। अब मल्टीप्लाई मत करो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे तुरंत इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मत करो दोस्त, कोई तुमसे यहां पर ये थोड़ी पूछ रहा है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बताओ, तुमसे जो पूछा है तुम उस हिसाब से काम करो, ठीक है। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखो यहां पर तो ऐसे होगा, देखो x² + 5x माइनस 90 × 25। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सीधा फॉर्मूला, वो तो तुम कर ही लोगे दोस्त, कि अगर फैक्टराइजेशन काम नहीं कर रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम यूज करोगे ही। मेरा काम यहां पर क्या है, वो चीज थोड़ी बताना बार बार जो तुमको ऑलरेडी आती है ना। मैं चाह रहा हूं कि फैक्टराइजेशन को थोड़ा रिवाइज करो बार बार। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें सॉल्व करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कांस्टेंट टर्म ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैं यहां लिखता हूं -90 × मल्टीप्लाई पूरा मत करो, ठीक है। और फिर यहां पर मिडिल जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, यानी हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये है और सम ये है। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये है और सम ये है। मल्टीप्लाई मत करो भाई, वो ज्यादा होगा। तो इसी को फैक्टराइज करके देखा जाए क्या, या अगर तुम्हें दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है, जैसे मुझे दिख गया, अब वो प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे देखो ये 90 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 × 2 लिख सकते हैं, और फिर यहां पर देखो 5 × 5 है, समझ रहे हो, 5 × 5 है। तो हमें दो ऐसे नंबर्स दिख गए, देखो 45 और 2 5s are 10 5s are 50, तो 5 को तुम 50 - 45 लिख सकते हो। ये देखो काम बन गया अपना। दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए और सम ये होना चाहिए, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आराम से तुम क्या कर सकते हो, तुम इस चीज को x² + 50x - 45x माइनस ये वाली चीज लिख दो जो भी है, ये 90 × 5 × 5 = 0। मल्टीप्लाई मत करो, कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहां पर दो ग्रुप्स आ गए, ये देखो फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में से तुम x कॉमन ले सकते हो, तो x + 50 बचेगा। सेकंड ग्रुप में से क्या कॉमन लोगे, -45। तो यहां देखो ऑटोमेटिकली x + 50 ही बचेगा, तुम चाहे चेक कर लो, x + 50 ही बचेगा। 25 × 2 50 होता है, और 45 यहां निकल आएगा बाहर। तो अब फिर से तुम x + 50 कॉमन ले लो, देखो फिर से तुम x + 50 कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचता है बताओ, x - 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं, -50 एज वेल एज 45। अब देखो स्पीड कांट बी नेगेटिव, यू विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ दी जो ट्रेन है वो है 45 km/h। तो आंसर क्या है आपका, 45 kmph। kmph ही तो बोलते हैं km/h को, तो 45 आंसर है। ऑब्वियसली रिटन एग्जाम में आएगा, तुम्हें लिखना होगा लास्ट में कि हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 km/h। अब देखो आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं, कर भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो 4 मार्क्स का मान लो क्या आएगा, तो ये 4 ही मार्क्स का एग्जाम में अगर आया इस टाइप के क्वेश्चंस ना, तो उसको वेरीफाई करने में क्या जाता है। देखो वेरीफाई में क्या है, x आया 45, तो इसको 360/45 अगर हम यहां लिखते हैं माइनस, ये 360/50 हो जाएगा, 45 + 5 50। तो यहां से देखो इसको करो, यहां से क्या आएगा, देखो जैसे इसको अगर 360 चलो कॉमन ले लो, से जल्दी होगा है ना, 360 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/45 - 1/50, 1/45 - 1/50 यानी वो हो जाएगा 5/45 × 50। कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो देखो 10 टाइम्स हो गया। अब 45 कितनी बार में 360 होगा, 45 8 बार में होएगा, देखो तो ये 8 है, तो 8/10 आ गया, यानी कि ये 4/5 आएगा।
तो मैंने क्या बोला कि वेरीफाई भी हो जाना चाहिए, तो देखो आंसर वेरीफाई हो गया। तो आंसर वेरीफाई कर लो रफ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में भी कर ही लेना चाहिए, खास करके अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का जो मतलब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कर लो, ठीक है। अगर वो 3-4 नंबर का है तो उसमें कर ही लेने में, अब जैसे इसमें भी है, मैं रहता तो वेरीफाई भी कर लेता रफ में कहीं पे। अब ये भी सही है कि हर क्वेश्चन में तो नहीं कर पाओगे, वो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के ऊपर तो तुम सही कर ही दोगे, मतलब अगर मौका मिले तो कर लो, ठीक है। अब देखो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक प्रॉब्लम आता है, जिसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को, है ना। अब जैसे लोगों का एक ये भी सवाल आएगा, मुझे पता है कि अरे सर ये सिलेबस में है क्या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो इसके आने के चांस कम है, ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस है, इसका भी आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, बिल्कुल आईसीएसई ग्रेड 10 सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूं। इसका थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन सीख लो, ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम होता है, लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने रखा ही है ये वाला क्वेश्चन। तो सीख लोगे तो कुछ पैसे थोड़ी लगेंगे दोस्त, आराम से सीखो। कि कीर्तना कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर if it takes her 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than to return downstream, find the speed of the stream। stream क्या है, मतलब धारा जो है, जो वाटर जो फ्लो कर रहा है। तो मान लो कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, km/h में है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तुम मान लो कि km/h में है, x km/h, ठीक है। अब तुम्हें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, अब मान लो कि पानी जो है स्थिर है, स्टिल है, मान लो कीर्तना ऐसे अपने बोट को उस पानी में रो कर रही है x km/h स्पीड से। अब यहां पर देखो स्पीड ऑफ दी अच्छा ये 5 किलोमीटर है, सॉरी ये 5 किलोमीटर है, यानी जो कीर्तना जिस स्पीड से रो कर पा रही है वो 5 km/h है, ठीक है। तो कीर्तना 5 km/h से मान लो पानी में बोट को रो कर रही है, ठीक है। अब मान लो कि जो स्ट्रीम है, जो पानी है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, ठीक है। ये मान लो कीर्तना है, ये कीर्तना है, ऐसे लिख देता हूं, चलो कीर्तना है ये, और ये मान लो स्ट्रीम है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। तो एक बात बताओ, कीर्तना जब इधर आ रही थी तो वो उधर ही तो आएगी, ऐसा थोड़ी है कि वो स्ट्रीम के साथ बह जाएगी, बह भी सकती है। अगर देखो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इससे 5 से ज्यादा हो जाए तो वो उसको बहा ले जाएगा ना अपने डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कीर्तना इधर ही जाएगी। अब बस ये है कि वो जा रही थी 5 से, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ हर स्पीड विल बी ईटन अवे या बैलेंस्ड आउट बाय दिस। तो कीर्तना जाएगी तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन 5 - x km/h। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपस्ट्रीम मोशन, यानी कि जब पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम फ्लो करते हो तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट अपस्ट्रीम मोशन, ठीक है। अब देखो कि कीर्तना ऐसे जा रही थी 5 km/h से, लेकिन देखो जो स्ट्रीम है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। तो भैया अब क्या होगा, कीर्तना जा रही थी 5 से, स्ट्रीम जो है और x किलोमीटर उसमें ऐड कर देगा ना भाई, उसको और तेज कर देगा। तो ओवरऑल स्पीड ऑफ कीर्तना विल बी स्टिल इन दिस डायरेक्शन एंड दैट विल बी 5 + x km/h। तो इसको बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम मोशन, कि जब तुम फ्लो विद द फ्लो, यू आर फ्लोइंग विद द फ्लो, यानी पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा तुम भी उसी डायरेक्शन जा रहे हो, उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। तो ये स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम, बस ये मसला हो गया, ठीक है। अब यहां पर तुम सिचुएशन को समझो, क्या है, इफ इट टेक्स हर 1 hour मोर टू रो दी बोट अपस्ट्रीम। अब देखो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम इतना है और उसके बाद स्पीड अपस्ट्रीम इतना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर देखो रिटर्न लिखा है, तो भैया डाउनस्ट्रीम भी डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि तुम रिटर्न करोगे तो सेम पाथ, मतलब अब अज्यूम तो तुमको ये करना होगा, तुम ये बोलोगे कि सर रिटर्न कर गया दूसरे रास्ते से, ज्यादा ट्रैवल कर गया, तो वो ऐसा नहीं है। रिटर्न का मतलब टेक्निकली गए और आ गए, तो वैसे ही बोलते हैं, यानी बराबर डिस्टेंस ही आए तुम, अपस्ट्रीम भी, अपस्ट्रीम इतना गए, डाउनस्ट्रीम भी बराबर डिस्टेंस आए। तो डाउनस्ट्रीम टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऑब्वियसली देखो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि तुम पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा। इन्हीं का गैप जो है यहां पर पढ़ो, वो क्या लिखा है, 1 hour मोर,
1 आवर मोर लिखा, यही इक्वेशन है, बस खेल खत्म है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसमें क्या देखो, ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है देखने में, ये है क्वाड्रेटिक, वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो तो यहां भी क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था ना, तो वो तो यहां पे ये तो है, मतलब एक एग्जांपल्स में ले रहा हूं, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, तो रखे ही है मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब कुछ नहीं आपको पता है तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करोगे तो एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज होगी, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये इससे तो क्या आएगा 5.25 इंटू 5 प्लस 5.25 इंटू एक्स, फिर आएगा माइनस 5.25 इंटू 5 प्लस 5.25 इंटू एक्स, ये देखो हो गया। एंड दैट इज, एक सेकेंड रुको, ये पूरा न्यूमरेटर में है तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना। एंड दैट इज इक्वल टू क्या है 1, सही है। अब देखो यहां पर ये कैंसिल हो गया है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करो तो ये तुम्हारा क्या 5.25 प्लस 5.25 10.5x, एंड दैट इज इक्वल टू देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर 10.5x सही है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, कभी इसको पावर समझ लो तो कंफ्यूजन होगी, 10.5x, ठीक है। तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 10.5x माइनस 25। अब देखो जिसने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रैक्टिस किया वो एकदम खट से कर लेगा। देखो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये हो, -25 प्रोडक्ट होना चाहिए, सम 10.5 होना चाहिए, -25 प्रोडक्ट होना चाहिए, सम 10.5 होना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, देखो इसको तुम बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर तो यहां पर है ही, इसको तुम 12.5 माइनस 2 लिख सकते हो। देखो क्योंकि 12.5 और 2 इनका सम क्या है 10.5 है, और प्रोडक्ट करोगे तो -25 आएगा, तो -25 यहां पर है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्प्लिट, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन लोगे तो x प्लस 12.5 आएगा, सेकेंड ग्रुप में से -2 कॉमन लोगे तो x प्लस 12.5 आएगा। एक सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहां से फिर से तुम x प्लस 12.5 कॉमन ले सकते हो, मैं यहां कर देता हूं, देखो x प्लस 12.5 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, -12.5 एंड 2, लेकिन स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। तो अगर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये सीख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये आ जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बोर्ड्स, वैसे भी आता है कभी ना कभी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये देख के लग नहीं रहा, अरे ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है भाई, ये तो और ट्विस्टेड हो गया, तो देखो यहां पर क्या होता है, आपको अज्यूम करना होता है ना, क्वाड्रेटिक है नहीं, इसको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो इस तरीके का ही क्वेश्चन देंगे, जैसे ये देखो यहां पर क्या, ये x अपॉन x माइनस 3 है, इसको y बोल सकते हो एक पल के लिए, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो ये आपका y है, तो क्या ये वाली चीज इस चीज का रेसिप्रोकल नहीं है क्या, देख के बताओ। तो भाई ये क्या हो जाएगा 1/y एंड दैट इज इक्वल टू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तुम्हारा आएगा y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5y। इसको फर्दर अगर लिखा जाए तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो, वो तुम्हारी मर्जी है। माय पर्सनल प्रेफरेंस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर until and unless you won't be able to factorize। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है दोस्त, 2 2s are 4 दिख रहा है ना यहाँ पर। तो -5 को तुम कैसे लिख सकते हो, -y माइनस 4y, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करोगे तो 4 ही आएगा, तो +2 दैट इज 0। मतलब रटा होना चाहिए, मतलब रटा होना चाहिए, इसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मुझे याद नहीं है,
ये नहीं होना चाहिए एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में से तुम y कॉमन ले लो तो 2y माइनस 1 होगा। सेकंड ग्रुप में से -2 कॉमन ले लो तो फिर से 2y माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से देखो यहां से 2y माइनस 1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यू विल बी गेटिंग y माइनस 2 दैट इज 0। एक सेकेंड रुको, अच्छा राइटिंग में कंफ्यूजन अगर है तो थोड़ा सा बियर विथ मी गाइस। तो ये तुम्हारा है 2y माइनस 1 और y माइनस 2। तो यहां से y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हाफ एंड 2। तो आंसर ये नहीं है दोस्त, ये तो y की वैल्यू है ना, आंसर तो x की वैल्यू होगी। तो एक बार इस जगह पे हम हाफ रख सकते हैं। देखो अगर इसके जगह पे तुम हाफ रख दो, अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका देखो x अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर अगर किया जाए एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर अगर करते हो तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। अब इसको तुम ओरली सोचो, सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 4x माइनस x 3x, तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। सॉल्व करो, ये कोई बड़ी बात है नहीं, तुम लोग 10th में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, y की वैल्यू है 2, यानी इस चीज को तुम 2 लिख सकते हो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 को तुम यहां पर 2 लिखो। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा बोलो, ये आएगा x अपॉन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये देखो 4x माइनस x 3 हो जाएगा 3x, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो यही आंसर है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1, दीज आर दी आंसर्स। अब मैं इन क्वेश्चंस में बोलूंगा कि वेरीफाई भी कर लो। अगर तुम x के जगह पे -1 यहां पे रख देते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार रख दो -1। फिर अगर x के जगह पे 4 रख देते हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। -1 में जैसे नेगेटिव में होता ना कि स्क्वायर रूट में तुम नेगेटिव वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, तो तुम चेक करके देख लो, अगर माइनस यहां रखो, यहां -1 रखो तो वैसे भी पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा कोई दिक्कत। ठीक है, तो वेरीफाई करके देख लेना चाहिए। ठीक है गाइस, चलो फिर देखो एक क्वेश्चन अलग से मैंने रखा है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के भी आने का चांस कम ही होता है बोर्ड्स में, लेकिन तुम्हारे जो मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो ICSE ग्रेड 10 के जो पब्लिकेशंस होती हैं, जो जनरल बुक्स तुम यूज करते हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखे मैंने 2-3, तो इसीलिए मैं करवा देता हूं। ठीक है, कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आपको पता होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया सर, मतलब ऐसा ना हो कि पता ही नहीं है। जैसे देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है भाई, और ये क्या है -3 इंटू x माइनस 1/x, ये ऐसा है एंड दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एलसीएम वगैरह लेकर बिल्कुल सोचो भी मत इसको सॉल्व करने का। 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 4 डिग्री की इक्वेशन। तो वैसे तुम सोचो भी मत कि इसको करूंगा, मतलब दूसरा तरीका है, तो वो देखो ये फॉर्मूला बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम या तो ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab डिपेंडिंग अपॉन दी यूज, या इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो। बिल्कुल सर लिख सकते हैं प्लस 2ab भी। तुम सिंप्लीफाई करो, अगर तुम a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, और a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab को सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लेते हो तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकता हूं, सही है। तो इसको तुम लिख सकते हो x माइनस 1/x दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो यहां पे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके भी लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर -3 इंटू एक्स माइनस 1/x हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर,
और -2 यहां पर है सर, बिल्कुल सर कट गया, ये 0 कट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कट गया, मैंने एक लाइन ज्यादा बोल दिया था पहले से मतलब मेरा ये हो गया कि मैं आगे का भी वो हो जाता है ना, वो प्रैक्टिस है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा कोई कमाल नहीं है। चलो अब यहां से देखो क्या है कि तुम x माइनस 1/x कॉमन ले सकते हो। देखो दोस्त, x माइनस 1/x तुम यहां से कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो क्या बच जाएगा कि x माइनस 1/x और फिर -3 बच जाएगा सर, बिल्कुल बचेगा सर। ये देखिए आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी, ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, अब दोनों में से तुम देख लो। तो पहला ये अगर 0 कर ले कि x माइनस 1/x को अगर 0 कर ले तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां से बताओ कि x की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, -1 और 1 आएंगी, हाँ या ना बोलो। x की दो पॉसिबल वैल्यू मेरे दोस्त यहां पर -1 और +1 आएंगी, बिल्कुल आएंगी सर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें, यानी x माइनस 1/x को अगर मैं -3 इज इक्वल टू 0 करूं, अब मैं यहां पर एलसीएम वगैरह लूं तो क्या यहां पर x स्क्वायर -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 100% आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x स्क्वायर -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर डिस्क्रिमिनेंट यूज करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, तो -4, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये तुम्हारा 4, और ये देखो इसको चेक करो, ये 9 + 4 13 है ना, तो ऐसे हो गया, सही है दोस्त। तो ये 13 हो गया, तो इसके दो रूट्स और क्या हो गए, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, -b प्लस माइनस √d/2a, √13/2a यहां पर आ रहा है। तो 2a क्या है, 2 × 1। तो यहां से बताओ दो रूट्स क्या हो गए, एक तो हो गया 3 + √13/2, 3 + √13/2, और एक और रूट आ गया 3 - √13/2। अब मुझे एक बात बताओ, इसके 4 रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो, दो ये वाले रूट्स आ गए थे इंटीजर रूट्स, और दो इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं यहां पर, देखो, क्योंकि √13 रैशनल नंबर तो है नहीं। अब देखो यहां पर मैंने एक दो चीजें और लिख दी हैं जो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि फाइंड द रूट्स अप टिल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मैंने ऑलरेडी बताया, यहां पे भी बता रहा हूं कि अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछ लिया तो तुम्हें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, √13 की वैल्यू 2-3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो भी पूछा है वो रखनी पड़ेगी और निकाल लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए तुमने पहले पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक ही प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर दिया है, 2, 3 जो भी लिखा है क्वेश्चन में, up till that places that number, those number of places of decimal तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसलिए मैंने ये रखा। फिर कई बार देखो वो तुमसे क्या पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स तब बताओ जब x बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, बस इस इक्वेशन के वो रूट्स बताओ जो इंटीजर रूट्स हैं। इस तरीके से वो कंडीशन लगा देते हैं, है ना। वो तुमने इनइक्वालिटीज में पढ़ा है ना, सोल्यूशन सेट, और फिर एक जो वो वाला सेट होता है कि एक ऐसा सेट दे दिया आपको कि उनमें से ही आपको रिप्लेसमेंट सेट जिसको बोलते हैं ना, कि उनमें से ही वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखो इंटीजर रूट्स तो यहां पर बस ये वाले हैं, और ये दोनों इर्रेशनल रूट्स आ गए। रियल ये भी हैं लेकिन ये इर्रेशनल हैं। या फिर यहां पर अगर ये भी दे दिया जाता कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को ऐसे बोलते हो, तो तब भी यही होता, क्योंकि ये तो इर्रेशनल है, तो तब ये आंसर हो जाता। या ऐसे पूछ लेते कि फाइंड द सेट ऑफ द रैशनल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर ऐसे पूछते कि सेट ऑफ ऑल रैशनल सॉल्यूशंस, तो तुम बोलते कि सर ये वाला आंसर है। या सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस, तब भी तुम बोलते सर ये आंसर है। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मेन तो मसला यहां पर ये वाला था दोस्त कि इस चीज को कैसे हम टैकल करें, कि अगर तुम यहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व करना शुरू कर दोगे हो जाएगा तब भी, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, टाइम वेस्ट होगा, अगर स्पेशली जब वो फैक्टराइज अगर ना हो रहा हो।
अगर फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट होगा उससे। तो इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन रख लिया। इसको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखने में वो मतलब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, लेकिन उसको तुम रिड्यूस कर सकते हो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो उसका एग्जाम्पल मैंने ये वाला भी दे दिया और ये वाला भी दे दिया, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें खुद ब खुद वो चीजें दिखेंगी और तुम्हें आएंगी। फिर लास्ट में आता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर तुम वो फाउंडेशन वगैरह की चीजें करते हो, ओलंपियाड वगैरह की चीजें, तो यहां पर अगर सिर्फ आईसीएसई ग्रेड 10 सिलेबस की बात करें तो इसमें ज्यादा नहीं है, बस यही चीज है कि ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या है, a कांट बी 0, a कांट बी 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहां पर a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल, एक सेकेंड रुको, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मैं अपने हिसाब से अगर इसको लिखूंगा नहीं तो, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। चलो अब यहां पर नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड होता है, वो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है, इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब ये मैंने मतलब यही लॉजिक होगा, बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, यानी खुद की वैल्यू के ऊपर वो नेचर को डिस्क्रिमिनेट करता है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर उसको श्रीधराचार्यास फॉर्मूला जो बोलते हो, उससे रूट्स की वैल्यू क्या आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, सही है। ये होता है। अब तुम यहां पर खुद बेसिक सोच कर देखो कि कोई भी इक्वेशन है, मान लो ऐसे ले लो, वो हमें वैल्यूज नहीं पता है, ठीक है ना, कोई मैं रैंडम ही सोच के बता रहा हूं तुम्हें कि किसी इक्वेशन में रूट्स की वैल्यू ऐसे आ रही, मान लिया, मानने में कुछ जा नहीं रहा है, कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ गई 3, तो क्या इसके दो अलग अलग रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के? बिल्कुल आएंगे सर, उस इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, ये तुम खुद देखकर समझो। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ discriminant is greater than 0, then real and distinct roots are there. Real and distinct roots. Distinct का मतलब एक दूसरे से अलग अलग, real and distinct roots are there. ये है एक चीज, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहीं पर बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से देखो, अगर किसी इक्वेशन का रूट ऐसा आ रहा है, यहां पर आ रहा है ऐसा, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया, तो भाई उसके दो इक्वल रूट्स ही तो आएंगे, दो रूट्स तब भी आएंगे। ये मत कहो कि एक रूट है, वो दो ही रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। सोच कर देखो, तब क्या बोलेंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन रियल एंड इक्वल रूट्स आर देयर। रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हो, मान लो कि वही एग्जांपल फिर से, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है, तो भाई इसके रियल रूट्स तुम निकाल ही नहीं सकते, वो बाद में पढ़ोगे। अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, वो रियल नंबर नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन हमें बस कितना समझना है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और एक शब्द अगर ज्यादा समझ लो तो बस उसको बोलते हैं, बाद में पढ़ोगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, बस इतना, ज्यादा है ही नहीं इसमें समझना अब अभी, ठीक है। अब इसमें से भी जो स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यही है कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 फॉर बोर्ड्स। मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम ओलंपियाड्स और फाउंडेशंस की चीजें कर रहे हो, इससे ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि हर बार अब आएगा 100%, ये क्लेम तो गलत है, ये क्लेम मैं करूंगा ही नहीं और ये मजाक है, ठीक है, ये क्लेम ही गलत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कि यहां पर देखो, अगर इक्वल रूट्स तुमसे पूछा तो देखते ही आंख बंद करो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फॉर इक्वल रूट्स द कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई।
अब यहां पर देखो b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी इसका स्क्वायर 2 इंटू p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हो, देखो यहां पर 4 तो आएगा, तो क्या मैं 4 इंटू पी माइनस 3 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो यहां पर क्या बचेगा, p माइनस 3 बचता है यहां पर, ठीक है। अब 4 इंटू पी माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर -1 ही तो बचेगा दोस्त, दैट इज 0। अब मुझे एक बात बताओ, p की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक तो 3 आ गया और एक क्या आ गया, 4। अब क्या यहां पर ये दोनों वैल्यूज लेंगे, नहीं लेंगे। यहां पर देखो p इज इक्वल टू 3 को तुम्हें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम p इज इक्वल टू 3 यहां पर पुट कर देते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो गया, जो कि करेक्ट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही 0 हो गया सो इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल सीज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए p इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। सही है, कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहना। तो ये लॉजिक मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। उसके बाद एक इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पूछ लेते हैं कि जैसे अगर यहां पे भी वही है कि इक्वल रूट्स आपको गिवन है, तो आपसे गिवन है कि ये बता दो भाई, ये बता देने को आपसे बोल रहे हैं। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, ये बोलो या फिर ऐसे लिखा, और ये प्रूफ करो कि ए बी एंड सी आर इन AP, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ही बात है, क्योंकि देखो ये प्रूफ करना या फिर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी प्रूफ करना, एक ही बात है ना। तो अगर तुम b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी प्रूफ कर दे रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली ए बी सी आर इन AP हो गया। तो अगर ये लिखा है या ये लिखा है तो वही चीज वो तुमसे पूछ रहे हैं। अब आंख बंद करते ही अगर यहां पर लिखा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर देखो क्या है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो वहां पर मैं कैपिटल ABC लिख देता हूं, क्योंकि स्मॉल abc ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो b क्या है यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये तुम्हें क्या देगा मेरे भाई, c माइनस a दी होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि b माइनस c, और कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 0। ये पूरा सिचुएशन है, दैट इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको आप कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये देखो क्या है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस 4ab हो जाएगा, और फिर ये माइनस b स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखो ये माइनस ac प्लस 4, तो प्लस 4ac हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस bc, तो माइनस 4bc हो जाएगा। चेक करो कि कोई इसमें ऑब्वियसली मिस हो सकता मेरे से भी, तो तुम देख लो उस चीज को, ठीक है। तो इसको हम a स्क्वायर प्लस, देखो पैटर्न यहां पर आएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो माइनस 4ab है यहां पर, ठीक है, माइनस 4ab है। फिर यहां पर देखो माइनस 4bc है, ध्यान से देखो माइनस 4bc है। अब यहां पर देखो माइनस 2ac प्लस 4ac, तो तुम इसको 2ac बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको देखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2xz। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो उसी फॉर्मूले में इस चीज को हम फिट कर सकते हैं, इस चीज को हम सेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, कि क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर और फिर यहां पर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पर देखो ये क्या आएगा, 2 इंटू a इंटू माइनस 2b हो गया, और फिर यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू माइनस 2b इंटू c हो गया, और 2ac तो है ही।
तो बस यहां पर डिफरेंस ये है कि 2b के जगह -2b है, सॉरी b के जगह -2b है और कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिस इज a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो किसी चीज का स्क्वायर 0 कब होगा, जब वो चीज खुद 0 हो। भाई किसी चीज का स्क्वायर 0 तभी होगा ना जब वो खुद 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि a - 2b जो है यहां से प्लस c जो है वो 0 के इक्वल है। तो बताओ क्या यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि 2b = a + c। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, मतलब अगर मैंने आपको क्या बोला, पहले आप बेसिक चीजें करो, जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर बोर्ड सिलेबस, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तुम हायर ग्रेड्स में जाओगे, कहीं पर भी यूज हो जाएगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन बाय अदर आइडेंटिटीज जो हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जिसको श्रीधराचार्यास फॉर्मूला बोलते हैं वो कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी जो इस तरीके के मैंने आपको करवाए अभी, तो ये वाली चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ये जो मैंने बताया इतना ही है, आप खुद करोगे आईसीएसई ग्रेड 10 के जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें दिखेंगी। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जो तुम कर चुके होगे, देख चुके होगे। जैसे मान लो कि अगर यहां पर तुमसे किसी ने बोल दिया कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, 6 + √6 + √6 प्लस, अब ये चलता चला जा रहा डॉट 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 इनफाइनाइटली। समझ रहे हो पैटर्न कि √6 + √6 + √6 + डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुमसे इसकी वैल्यू बताओ। तो अब यहां पर कैसे, इसमें लिखा भी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है या क्या है, लेकिन आप इसमें अजम्पशन कर सकते हैं। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं x अज्यूम करूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं अगर x अज्यूम करता हूं दोस्त, तो मुझे एक बात बताओ, दिस इज इक्वल टू √6 प्लस, यहां से भी तो x ही है क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है, तो सेम चीज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर रूट के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आई मीन इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसा मिलेगा। सही है, तो यहां से आपको मिलेगा x² दैट इज इक्वल टू 6 + x, और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, बहुत बेसिक है, 3 2 6 होता है, तो ये x - 3 हो जाएगा और फिर x + 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसको चेक करो, x - 3 x + 2, क्योंकि देखो इन दोनों का सम जो है -1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -6 है। तो यहां से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 3 और एक आएगा -2। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज को तुम्हें देखकर लग रहा है कि कोई नेगेटिव आंसर आने का कोई सीन बन रहा है? क्योंकि सिर्फ प्लस 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 चल रहा है, पूरा स्क्वायर रूट है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता दोस्त, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। सो यू नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, x = 3 इज द आंसर। सही है, तो इस टाइप का भी देखो क्वेश्चन होता है। तो मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, इसका आंसर तुम इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ट्रीट इट एज एन इक्वेशन, एज अ होमवर्क। सो उसके पहले मैं ये बोल रहा हूं कि दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस ऑन द इन्फिनिटी लर्न ICSE चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एज वेल, क्योंकि देखो जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं, जो भी अपडेट्स हैं, तो वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएंगी। तो वहां पर अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो सही रहेगा। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, इसको करना, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, सेम पैटर्न चलता चला जा रहा है। इसका हिंट भी यही है कि अभी जस्ट जो मैंने एक क्वेश्चन बताया उसी तरीके से यहां पर भी होगा। तो इसको करो, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन है और कंटिन्यू कर रहा है, तुम देखो ना, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। सही है, और भी इसमें चीजें हैं, उतना हमें नहीं, बस इसको सॉल्व करके यहां पे तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद करना। दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस गाइज ऑन द इन्फिनिटी लर्न ICSE चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well. I'm Misbah, your maths educator. We'll meet in the next video with the next topic. Bye bye guys, take care everybody.